एनसीएन के टॉक शो आपके मुताबिक में सैमसन जावेद और मेरी साथी मेज़बान ग्लैडस शबाना की जानब से खुशामदीद। नाजरीन, जैसा कि हालात और वाक़यात जिस तेज़ी से आगे को बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी से हर कोई परेशान है। 21 जून 2024 को स्वात में सियालकोट का मकीन को जबरदस्ती पुलिस की कस्टडी से निकाल लिया गया और उसे जला दिया गया और उस पे तौहीन कुरान का इल्जाम था। और इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, और ये आवाजें अब अवानों में भी सुनाई देने शुरू हो गई हैं। और इससे पहले सेनेट में ताहिर खलील संधू साहब ने बात की इसके बारे में, सरगोदा की बात की, फिर उसके पास जड़ावाला की बात की। इसी तरह आज गुजराला से तल्लक है जिनका, उन्होंने इसके बारे में बजट, वो कि वो बजट का एक हिस्सा था, लेकिन उन्होंने इस पर बात की कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, इमानुएल अतर साहब ने। और देखना ये है, या सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत क्या थी, क्यों इसमें तरामीम की गई, और उस तरामीम ने जो है आज पाकिस्तान को बदनामी भी दी और जहन्नम भी एक तरह का बना दिया। गो के ये अंग्रेज़ों के दौर का कानून है। उस वक़्त एक हिंदू ने रसूल पाक के खिलाफ किताब लिखी जिस पर इल्म-दीन शहीद ने उसे कत्ल किया और उसको सजाए मौत दी अंग्रेज़ों ने और उसको शहीद करार दिया गया। तो आज ये सिलसिला जो है वो हमने मुख्तलिफ जमातों को लिया, जैसे मजहबी रहनुमाओं को, फिर उसके बाद हमने सियासी लोगों को, समाजी एक्टिविस्ट को लिया, और आज नाजरीन हमारे साथ मनाटी पीपल्स अलाइन की मेन जो ओहदेदारान हैं वो आज हमारे साथ हैं। बानी चेयरमैन यकूब शरीफ गिल साहब हैं। इनका सियासत में एक अपना कैरियर है, बहुत खूबसूरत बात भी करते हैं, बहुत ही इनका एक विजन है। असल में हम अक्सर ये बात करते हैं कि विजन क्या है, विजन क्या है। अब ये आज हम विजन भी जानेंगे और मौजूदा सूरत हाल पर भी बात करेंगे। फिर हमारे साथ वाइस चेयरमैन आसिफ नज़ीर साहब हैं, और फिर हमारे साथ शहजाद भट्टी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, और फिर चीफ ऑर्गेनाइजर रियासत शाह साहब हैं। नाजरीन, आज हम दोनों बातें सामने रखेंगे, एक तो मौजूदा सियासी सूरत हाल और फिर सियासी पार्टी का क्या इस वक्त हैसियत है, क्योंकि मौजूदा जो निज़ाम है, सिस्टम है, उसमें चल रहा है कि सिलेक्शन सिस्टम। तो सिलेक्शन सिस्टम में जाहिर है कि सियासी पार्टियां, जो अकलियती सियासी पार्टियां हैं, उनका स्वाय अपने उसके, जिस तरह इनका एक मौक़िफ़ भी है, मेरी मर्जी मेरा वोट, मेरा वोट मेरी मर्जी। तो बानी चेयरमैन साहब यकूब शरीफ साहब, आपको वेलकम पहले कहता हुआ मैं यही पूछना चाहूँगा कि ये तौहीन मज़हब इस वक्त कितनी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। एक बात मैं ज़रूर नाजरीन नज़र करता जाऊं कि परसों वाक़या हुआ था कामपुर सियालकोट में कि एक आदमी की कोई डील चल रही थी कुर्बानी की खालों पे, तो उसने जो वहाँ पे हाफिज था उसके साथ चल रही थी खालों की, उसमें खरीदारी की, तो वो उस बंदे ने कोई खाले नहीं दी, उन पे तनाज़ा हुआ तो उसने इल्ज़ाम लगा दिया तौहीन रसालत का। तो वहाँ पे तारीके बेदारी सब जानते हैं, काफ़ी एक्टिव, काफ़ी उनकी कोशिश से, डॉक्टर आदल गौरी साहब की कोशिशों से कल वो रात गए तक मुज़ाकरात होते रहे, डीसी थे बीच में, तो वो हल हो गया। एक बड़ी खुशाइन बात है कि वो मसला बड़ा नहीं गो के लोग डर और खौफ की वजह से अपना गांव छोड़ चुके थे। तो जी यकूब शरीफ साहब, आप क्या कहेंगे, ये सारी जितना मैंने इंट्रो पेश किया, आप क्या कहना चाहेंगे, फिर मैं आपके सियासी उसकी वजह की तरफ चलूंगा। जी जी, बहुत शुक्रिया सैमसन भाई।
मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारा जो मुल्क है वो इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। आए दिन के जो तौहीन मजहब के वाकयात हो रहे हैं उसमें स्पेशल टारगेट किया जा रहा है, वो हमारी मिनॉरिटीज को किया जा रहा है। और मैं समझता हूं अगर हम इसको गौर करें तो पाकिस्तान जो वजूद में आया तो उसकी वजह भी मजहबी वजह थी, यानी दो कौमी नजरिया भी था। लेकिन असल जो वजह थी वो ये थी कि मजहब अलग अलग थे। जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज भी बाइबल लेके तो आया, लेकिन बाइबल के फौरन बाद मजहब कार्ड खेलने के बाद उसने भी मुल्कों के ऊपर कब्जे किए। तो आज भी जो असल वजह है वो मजहब है। आप देखें 295C, मतलब उसकी जरूरत ही क्यों पेश आई? जब भी हमारे मुल्क के अंदर कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है तो ये वाकयात तेज हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि 295C जो है ये एक ऐसा हथियार है कि जो आम लोग जो हैं, वो जिस तरह आपने बताया कि खालों का जो एक मसला था तो उस पे उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। परसों जो एक नौजवान को जो है वो जला के मार दिया गया। तो ये एक बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क में। मैं समझता हूं कि अब जब इस मुल्क के अंदर ये कानून मौजूद है तो अब हमें ये चाहिए, हम बीइंग अ पार्टी, एक क्रिश्चियन मसीही होने के नाते, मैं समझता हूं कि हमारा ये फर्ज है कि सबसे पहले तो हम एक बहैसियत कौम जो है वो खड़े हो जाएं, मिल के इस पे ऊपर सारे बैठें और बात करें, ताकि हमें समझ आए कि आखिर ये है क्या। 295C जो है वो इस वक्त हमारे ऊपर लटकती तलवार की मानद है। और मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए चाहिए ये कि खुसूसी अदालतों का क्याम जो है वो अमल में लाया जाए, ताकि ये जितने भी केसेस हैं वो उन अदालतों में चलाए जाए। और ये हमारा मुतालबा भी है। और इसके अलावा हम इसमें तरमीम ये चाहते हैं कि इनके अगर कोई FIR दर्ज होती है किसी के खिलाफ तो उसकी कम से कम 7 दिन तक जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये थाने लेवल पे ऐसे जो है ये FIR नहीं कटनी चाहिए, बल्कि ये FIR जो है इसको SP DSP लेवल पर जो है इसको काटा जाए। और 7 दिन तक जो है, जो अमायदीन है, जो इलाके के लोग हैं, जहां पास्टर है या पंडित है या मौलवी साहब हैं, उन सबको बुला के इस मामले की तहकीकात करने के बाद FIR काटी जाए। तो मैं समझता हूं कि अगर इसमें ये तरमीम कर ली जाए तो बहुत बहुत हद तक जो है हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। और वो लोग जो अदम बर्दाश्त की वजह से या अपने माली मामलात की वजह से एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हैं, और खास तौर पर जो हमारी कौम है, मैं समझता हूं कि हम चूंकि हमारे इतने लोगों के ताल्लुकात नहीं होते। और फिर सबसे बड़ी बात जो ये है कि इस वक्त जो सिस्टम है हमारे मुल्क का, सबसे बड़ी रुकावट वो है। मैं समझता हूं कि जब तक हमारे मुल्क का सिस्टम जो है, जो इस वक्त इलेक्टोरल सिस्टम चल रहा है, जब तक वो ठीक नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल कि हम 295C और इस तरह दूसरे भी जो मसले मसाइल हैं उनको हम हल कर सके। तो इसका हल ये है, क्योंकि देखें ये जो इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है हमारा, वो हमें गुलामी की तरफ लेके जाता है। हम सियासी पार्टियों के सियासी गुलाम हैं। हम चाहते हैं, पाकिस्तान मिनॉरिटी पीपल अलायंस ये चाहती है कि हम इस सियासी गुलामी से निकलें, अपने लोगों को निकालें यहां से। तो मैं आसिफ नजीर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि आपके पास सियासी हल क्या है। एक तो पहले भी आपने एक एक्सपीरियंस किया, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। अब सर जोड़े जैसे चेयरमैन साहब अभी हमें ये बता रहे थे कि पार्टियां जो है अगर सारे इज्तमाही तौर पे हम इत्तेजाज करते हैं तो हमें सियासी तौर पर भी इस्तेकाम आएगा और जो हालात हैं वो भी बेहतर होंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे आसफ नजीर साहब? जी। जैसे कि चेयरमैन साहब ने अभी पहले आपको यानी थोड़ी देर पहले यानी वो कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन मैं चलो थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ कि उन्होंने एक हल बताने की कोशिश की है कि जब हम अपना इलेक्टोरल सिस्टम जो है ना वो सेट करेंगे या उसको बेहतर करेंगे, या ये है कि अपने वोट से अपना नुमाइंदा मुंतखब करेंगे, तो ही ये सारे मसाइल जो है ना हम हल कर पाएंगे। और उससे ज्यादा बेहतर तो ये है कि उससे पहले हम अपनी कौम के ये जो मामलात हैं इनको वाज़ेह तौर पर और बेहतर तरीके से इनको बताना पड़ेगा, ताकि ये अपने मामलात जिस तरह ये रोजमर्रा के मामलात को टैकल करते हैं उस तरह ना करें, इसको नॉर्मल ना लें, इसको इजी ना लें। क्योंकि इस वाकया के बाद जो है ना ये हम पे मेरा ख्याल है वाज़ेह हो जाना चाहिए कि इस मुल्क में जो सिस्टम है ना वो तो हमें नजर ही नहीं आ रहा कि कहीं कोई काम करता है या कोई
कोई इदारा काम कर रहा है या इस तरह का तो कोई मेरा ख्याल है कोई नजर नहीं आ रहा है। तो जब इस तरह की चीजें हों तो फिर यानी आपको पता है कि यानी सारे मामला इसी तरह के होते हैं कि कौमें जो है ना वो इस तरह के मामलात में यूनिटी इख्तियार करती हैं और इकट्ठी अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। तो सॉल्व का तरीका यही है कि हम यानी अपने वोट से अपने बंदों को चुने और पार्लियामेंट तक पहुंचाएं ताकि इन सारे मामला को बेहतर तरीके से टैकल कर सकें। और बाकी ये है कि ये काफी सारी पार्टीज हैं, अभी आपने देखा होगा यानी कि सारे दिनों में अपने तौर पर वो काफी यानी कि स्ट्रगल कर रहे हैं यानी कि डिफरेंट टाइप की, लेकिन ये है कि मैं पर्सनली जो है ना उनसे इतना ज्यादा मुतमिन नहीं हूं। जिस तरह के वो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि अदारे जी पुलिस ने ये काम कर दिया बड़ा अच्छा था, फलाने अदारे ने ये किया, अदारे तो कहीं नजर आ ही नहीं रहे, यानी यहाँ पे तो कोई सिस्टम नजर आ ही नहीं रहा। यानी खामोशी अब टोटल यानी समूत है एक तरह से, यानी कि ना इन चीजों पे कोई एक्शन ही नहीं है। तो जब यानी ये सारे मामला हम देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और ये स्वाद वाले प्रोग्राम के बाद यानी जो ये इवेंट हुआ है उसके बाद तो हमें मेरा ख्याल है हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। और ये मसला जो है ना ये रुकेगा नहीं अब, यानी ये हमारी इज्जतों तक जाएगा। और जब तक कि ये मामला यानी कि इस हद तक बढ़ जाए हमें अकल के नाखून लेने चाहिए और हमें यानी मुत्तहद हो जाना चाहिए। और यानी जब एक पार्टी खड़ी है और आपको कह भी रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपके मामलात में हम पूरे आपका साथ देंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कोई ऐसी वजह नहीं है कि यानी आप हमसे यानी कोई मुखालफत या कोई इस तरह का यानी तरीका अख्तियार करें कि हम लोग यानी आप में से नहीं है या हमें वो सियासी हमारा बैकग्राउंड ठीक नहीं है, हमारा सारा कुछ ठीक है। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी सर जो बात कर रहे थे इन्होंने कहा कि हम में यकजहती नहीं है, और जो तमाम जो हमारे जो एहतजाज हुए तो वो इंडिविजुअल थे, इंफरादी थे। तो मैं ये इनसे पूछना चाहूंगी कि हम लोगों में यकजहती क्यों नहीं है, और हमारी कौम में ऐसे क्यों लोग हैं जो एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं। और दूसरी बात ये है कि क्या ये जो सारा कुछ है पाकिस्तान में हो रहा है, तो इसमें जो सियासी रहनुमा है इनका क्या किरदार है। जब एक जो है इंसिडेंट हो जाता है फिर उसके बाद पुलिस आती है, ये होता है वो होता है, लेकिन ये जो इंसिडेंट होते हैं ये होते ही क्यों हैं। तो ये इसके लिए क्या कोई कानून मौजूद नहीं है। जब ये हो रहे होते हैं तब पुलिस कहाँ होती है, तब तब ये लोग कहाँ होते हैं। और जब बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, लोग मर जाते हैं, बस्तियां जल जाती हैं, तो फिर पुलिस भी आ जाती है, सारे जो लोग हैं वो आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं वो शुरू से ही उस चीज को रोका जाता। ऐसा है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि यहाँ 75 सालों से अब आप यानी पूरा 75 सालों से अब तक यानी कि आप पूरा असेस कर लें कि कोई आपका इदारा जो प्रॉपर काम करता हो, कोई इदारा आप एक बता दें जो ये 75 सालों में जो ये सियासी एलीट है इन्होंने कोई एक इदारा जो है ना वो बेहतर बनाया जो अभी काम करता हो या उसका काम नजर आपको आता हो, कोई भी नहीं। जी और उसके जी। बाद फिर आप ये यानी इस तरह के क्वेश्चन करें कि ये चीजें क्यों नजर, भाई अगर कानून अगर आपका सख्त है यानी किसी मामलात में यानी कि वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा तो मेरा ख्याल है ये सारी चीजें नहीं हो। जब आप कानून ही आपका अब यानी इस तरह नरम है और इस तरह का यानी कि प्रॉपर तरीके से आपने उसको ऑर्गेनाइज ही नहीं किया हुआ, आपने उसको फुल अथॉरिटी नहीं दी हुई, और इस तरह के जब होंगे तो वो इसी तरह के सारे मसले हों। तो ये 75 सालों में कोई एक इदारा जो है ना हमने ढंग का नहीं बना जो प्रॉपर तरीके से काम करता हो। तो लेकिन अगर क्या फिर ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर इसमें कोई जो है बेहतरी आएगी या रोकथाम होगा, तो क्या ये इसी तरह से जुल्म होता रहेगा। अब नजीर मसीह केस में आप देखें कि उनके जो मुजरम थे उनको जमानतें भी मिल गई हैं। तो आखिर कब तक ये कौम ये सारा कुछ बर्दाश्त करती रहेगी। ये कौम जो है ना असल में कौम हमारी जो है ना वो अभी मेरा तो ख्याल है कि कोई बड़ी अजीब सी कंडीशन से गुजर रही है। यानी अभी तक यानी एक तो ये है कि हम ग्रुपों में बटे हुए हैं और डिफरेंट तरह की आइडियोलॉजी है जो यानी इनके पीछे काम करती है। और उन आइडियोलॉजीज की वजह से जो है ना जो हमें जो है ना वो एक तरह से यूनिटी हमें आ नहीं रही।
या हम इस तरफ जा नहीं रहे, कुछ इस तरह का कुछ सिलसिला है। अब ग्रुप्स किस तरह के हैं वो आपको मेरा ख्याल है पता है, कुछ रिलीजियस ग्रुप हैं जो काफी ज्यादा इन सारी बातों में इन्वॉल्व भी हैं। अगर वो चाहे भी तो वो मेरा ख्याल है काफी बहुत बड़ा यानी चेंज ला सकते हैं, लेकिन यह है कि वो शायद चाहते नहीं है कोई इस तरह। अभी आप यानी इन इन सारे इंसिडेंट के बाद आप मुझे बता दें जरा, कोई एक यानी कोई बिशप आपका या कोई इस तरह का कोई लीडर आपका यानी कि जिसने कि बहुत जबरदस्त किस्म का कोई बयान दिया हो या कुछ इस तरह की कोई इसमें तरमीम करने का कोई आइडिया दिया हो, कोई ऐसा कोई बात आपको नजर आती है इन दिनों में? कोई भी तो सर किसी को तो ये करना पड़ेगा, बारिश का कोई एक। हम कह रहे हैं कि हम हमारे पास रोड मैप भी है, हमारे पास पूरी प्लानिंग है कि ये किस तरह मामला ठीक हो। और ये जो 75 सालों में आपने ये सारी चीजें देखी है ना, आप इस सिस्टम जी को चेंज करें ये सारी बेहतर हो जाए। मैं थोड़ा सा बात आगे बढ़ाता हूँ आसिफ साहब, आगे जी बढ़ाता हूँ, सर। फिर वापस आते हैं आपकी बात पे। मैं इससे पहले कि शहजाद भट्टी साहब से बात करूं, मैं चाहता हूँ रियासत शाह साहब, आपकी पब्लिक डीलिंग है, आप लोगों से मिलते हैं, और मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि जब आप किसी के अंदर घुसते हो ना, जब आप यारी दोस्ती हैं बगैर किसी मजहब के, तो मेरा ख्याल है वहां पे घुटन काम होती है। क्या ये कोई ऐसी वजह नहीं है कि हमें एक दूसरे के बहुत करीब जाना चाहिए, तब जाके हम ये एक अच्छी फजा कायम कर सकते हैं? जी रियासत साहब। शुक्रिया सैमसन भाई। मिनार्टी पीपल्स अलायंस जो है वो हमेशा से यही कोशिश करती है कि ये जो सारे पब्लिकली मैटर हैं इनको अच्छे तरीके से एंजाइज किया जाए और इनको सॉल्व किया जाए। और मिनार्टी पीपल्स अलायंस ने काफी जद्दोजहद की है लोगों से मिलके इस मसले का हल ढूंढने की। आपको पता होगा कि 26 अक्टूबर को हमने एक यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस की थी, मिनार्टी यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमने सब चर्चेस को इन्वॉल्व किया था, सब जो हमारी क्रिश्चियन पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, उनको इन्वॉल्व किया था, ताकि हम किसी एक ऐसे नुक्ते को पकड़ें जिससे मिलकर हम कोई इसका हल ढूंढें। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें शिरकत भी की और बहुत सारे नहीं किया है। तो हमारी तो हमेशा से ये स्ट्रगल रही है कि हम सब मिलकर इन चीजों को जो हैंडल करें, ताकि इस मुल्क में जो दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ रही है, हमारे लिए ये चैलेंज बनती जा रही है। हम इसको बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को सेफ करते हुए आगे बढ़े और इसके लिए कोई ना कोई हल ढूंढे। तो हम अभी बेसिकली यही कर रहे हैं कि हमने ये जो हमारे बड़े चर्चेज हैं उनसे अपील भी करते हैं आपके प्रोग्राम के थ्रू कि हाँ खुदारा अभी जो वक्त है वो खड़े होने का है और आप पे कम्युनिटी बहुत ज्यादा इंतजार कर रही है। आप खड़े हों, हम आपके साथ हैं। मिनार्टी पीपल्स अलायंस हमेशा अपने मजहबी रहनुमाओं के साथ है, उनके शाना बशाना मिलकर इस मसले का हल ढूंढना चाहती है। और जितने भी हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, जितनी हमारी पार्टियां हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा सब जो है ना, बेशक उनका अपना अपना प्लेटफॉर्म है, सब इकट्ठे हों और सब मिलकर कोई ऐसा लाएमल तैयार करें जिससे हम इसका कोई हल ढूंढ सके। जी सर। रियासत साहब, कुछ दिन पहले लाहौर प्रेस क्लब में एक कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत बड़ी उन्होंने मीटिंग की, जिसमें बड़े अच्छे नाम जो हैं मजहबी लीडरशिप, सियासी, समाजी, सारे वहां पे जमा थे, ह्यूमन राइट वाले भी जमा थे। ये चूंकि असल तो जड़ है पंजाब की, जितना भी तासब है या जोर लगना है सियासी, ये इलेक्शन का भी, इलेक्शन के सिस्टम में जो है ना वो फटे हुए लग रहे हैं। ये जो हिकमत अमली सामने आई, वो सैमसन साहब ने भी ऐलान किया कि 11 अगस्त जो है वो हम योमे सियाह मनाएंगे, फिर हम इसका एहतजाज करेंगे, इस कानून के बारे में भी इस तरह से हो। आपकी कोऑर्डिनेशन जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, आपकी जो मिनार्टी पीपल्स अलायंस है, आपकी कोऑर्डिनेशन मुकम्मल तौर पर इनके साथ है, क्योंकि ज्यादा जोर इस वक्त पंजाब में जरूरत है। जी सैमसन भाई, मैं समझता हूँ कि जो हमारी पंजाब की लीडरशिप है ना, जो इस वक्त असम्बलियों में, वो सबसे कमजोर लीडरशिप है। और उसको मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बुज़दिल लोग हैं। क्योंकि देखिए ये जो जैसे ये इलेक्शन का मसला है या ये जो तौहीन रसालत का मसला है, ये रोड पे बैठ के तो इसका हल नहीं ढूंढा जा सकता। ये काम है असेंबली के अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं, ये उनका काम है
तो जब वो वहां पे कोई बात ही नहीं करते, कोई उनका जो है ना अपना कोई मौकफ नहीं होता, वो देखें अभी ये हमारे जो नेशनल असेंबली के 10 मेंबर हैं, उसमें 10 में से 5 जो हैं वो अभी डी फंक्शनल है, क्योंकि वो अपोजिशन के नुमाइंदे हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। हमारे जो जिनके पास इख्तियार है वो 5 बंदे हैं, और 5 बंदे भी जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज के हैं, कुछ पीपी के हैं, कुछ नून लीग के हैं, और कुछ दूसरी जमातों के हैं। उनका भी आपस में कोई सलूक नहीं है, कोई बात नहीं करते। तो जब तक ये असेंबलियों में जिनका काम है, हमारा जो काम है, जो हम लोग बाहर बैठे हैं, हम तो ज्यादा से ज्यादा एहतजाज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको प्रेशराइज कर सकते हैं। असल काम तो जो असेंबली के अंदर लोग बैठे हैं उनका है कि वो इस पे बात रियासत करें। साहब, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, गेम कोई भी है, चाहे क्रिकेट है, फुटबॉल है, कुछ लोग बाहर से खेल रहे होते हैं, कुछ अंदर खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। अब 23 साल होने को हैं ये सारे सिस्टम को, हमें पता है कि ये कभी भी इलेक्शन सिस्टम के लिए बात नहीं करेंगे कि हमें अच्छा सिस्टम दिया जाए जिससे हमारे नुमाइंदे इलेक्ट होकर हमारे वोट से अंदर जाएं। तो फिर इस सारी सूरत हाल में हमारी हिकमत अमली कहाँ गई है, या हमने क्या किया है? अगर आप सारी बात उन पे छोड़ देखिए, दोगे जो मिनॉरिटी स्पीकर इलेक्टिव है, फिर नहीं कोई निकलेगा हल। जी संसद भाई, जो मिनॉरिटी पीपल अलायंस है, जी और हमने कोशिश की थी कि हम इस इलेक्शन में भी अपने नुमाइंदे खड़े करते हैं, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमारी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी। तो बहुत सारे दोस्त ये भी कहते थे कि आप आज़ाद इलेक्शन लड़ें, लेकिन आज़ाद इलेक्शन हमें पता है कि हमने कहीं से भी जीतना नहीं है, लेकिन हमने अपना पैसा ही खराब करना है। लेकिन उसमें भी ये क्या है कि भाई हमें कम से कम आगे आने का मौका मिलता। तो इस साल हमने जो सबसे बड़ा हमारा टारगेट है वो यही है कि हम दिसंबर तक अपनी पार्टी को रजिस्टर करवाएं, और उसके बाद हम जो भी इलेक्शन आएगा उसको फाइट करें। बेशक हमें रिजल्ट कुछ भी उसकी कोई परवाह नहीं, हम उस पर फाइट करेंगे। और दूसरे, शायद आपको याद हो कि हमने ये जो बाई इलेक्शन हुए हैं, इसमें हमने 2 पार्टियों ने एक नुमाइंदा खड़ा किया था। वो ये अली भाई अमीन गंडापुर वाली सीट है, इसके मुकाबले में हमने एक लेडीज को टिकट दिया था, ये मसीहा पार्टी वालों ने। तो हम दोनों पार्टियों ने मिलकर उसकी सपोर्ट की थी। ये मसीहा पार्टी वालों की टिकट पे वो इलेक्शन लड़ी थी। तो हम तो अपनी जद्दोजहद को जो है आखिरी दम तक वो जारी रखे हुए हैं, और इसके लिए हमें जो कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े हम उसके लिए तैयार हैं। और हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं, खास तौर पर अपने जो बड़े चर्चेज हैं, तो वो जो बड़े चर्चेज हमारे कैथोलिक और चर्च ऑफ पाकिस्तान, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, ये बड़ी हाथ छोड़कर रिक्वेस्ट है कि खुदारा वो इस जो माहौल है इस पे तवज्जो दें, और अपनी कौम के लिए कुछ करने की वो सादत करें, क्योंकि उनके बगैर हम जितने भी सियासी लोग हैं बेकार हैं। इस वक्त अगर मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी पावर होती है, वो जो कुछ भी करना चाहें, अगर वो हुकूमत के सामने के मुतालबा रखें कि हमारा जो सिस्टम है उसको बहाल किया जाए, तो कोई वजह नहीं है कि ये सिस्टम बहाल ना हो। जी, मैं चलता हूँ शहजाद भट्टी साहब आपकी तरफ। आप काफ़ी आपकी इंटरेक्शन वो तल्लुकात हैं मुख्तलिफ पार्टियों के साथ होती रहती है गुफ्तगू, और आप काफ़ी प्रमोशन में काफ़ी पेश भी हैं। मुझे ये बताइएगा कि अभी भी मोस्टली मैं जहाँ तक जानता हूँ काफ़ी बड़ी तादाद में अभी तक वो इलेक्शन की तरफ आ नहीं रहे हमारे कम्युनिटी की, और शुरफा जिसको कहते हैं, या एनजीओ माफिया, वो इस तरफ आने नहीं दे रहे, कि कहते हैं यही सिस्टम एक अच्छा है। देखिए, पाकिस्तान हमारा घर और रियासत हमारी माँ है। अब जो रियासत होती है या एक माँ जो होती है, उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि आपने देखा होगा, एक जो माँ होती है वो जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको बड़े बच्चों की निस्बत ज्यादा प्यार करती है। तो आप रियासत का प्यार देख लें अकलियतों के साथ क्या है। नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने 295 सी की बात की, 295 सी की बात की, तो इसमें भी आप देख लें कि रियासती सुकून या इदारे हमारे कहाँ पे खड़े हैं। आपने अभी सुमात का जिक्र किया, स्वर्गोदा का जिक्र किया, इससे पहले भी अनगिनत वाकयात हो चुके हैं। और एक ताजा जो वाकया हुआ जब नजीर मसीह की शहादत हुई, और कल जो है उनके मिसेस की डेथ हो गई, इसी सानहे की वजह से वो खालके की किसे जा मिली। और उसी दौरान उससे 2-4 दिन पहले
वहां पे चट्टा साहब जो थे, जो टीएलपी के जो वहां के डिस्ट्रिक्ट के सदर है, उन्होंने कहा कि क्या हुआ जो एक चूड़ा मर गया है। तो अब यहाँ पे जो है वो रियासत की रिट को चैलेंज कर रहा है। तो रियासत कहाँ पे खड़ी है? रियासत को चाहिए ये था कि फिल फोर उसको जो था वो गिरफ्तार करती और उसको उसको करार वाक़ई सजा देती और कैफरे किरदार तक पहुंचाती। और ऐसी जमात को जो है वो बैन करना चाहिए जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट डाले और पाकिस्तान का जो नाम है वो दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करे। देखिए, हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान, मैंने पहले बोला कि पाकिस्तान हमारा घर और रियासत हमारी माँ है। अब आ जाते हैं इलेक्शन की तरफ। देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आयन जो है वो हमें साफ साफ इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने नुमाइंदे अपने वोट की ताकत से चुने। यानी आर्टिकल 226 जो है वो इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने नुमाइंदे जो है वो बिलो द बेल्ट चुने, बैलेट बॉक्स के जरिए चुने, ना कि उनको सिलेक्ट किया जाए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या हमारी ये 60 से 70 लाख जो वोट है, इनका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा या फिर ये जो मेजोरिटी पार्टीज के लीडरान है वो करेंगे? ये सरासर ज्यादती है जनाब अली। ये सरासर ज्यादती है माइनॉरिटीज के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, हिंदू के साथ और सिख के साथ। इसके ऊपर हमारी पार्टी जो है, हमारा बड़ा खुले और वाजिया मौकफ है। जिस तरह कायदे तहरीक चेयरमैन साहब ने भी आपको वाजिया तौर पे बता दिया है, इसके लिए हम मुख्तलिफ पार्टी से डायलॉग भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं और मुख्तलिफ जो हमारी सियासी अक्सरियती पार्टियां हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। देखिए, ये हमें सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, मजहबी तौर पे, इक्तिसादी तौर पे और आईनी तौर पे दीवार के साथ लगाया जा रहा है। हम पाकिस्तान के शहरी हैं और हम तो पाकिस्तान के शहरी उस वक्त से हैं जब पाकिस्तान बना भी नहीं था। आप देखें कि जब पाकिस्तान 1947 में बना तो हमारे आबाओ जदाद पाकिस्तान में मौजूद थे और हमारी माएँ, बहनें, बेटियां और हमारे बुजुर्ग जो मुस्लिम थे या जो हिंदू थे या सिख थे, जो वहां से उन्होंने इंडिया से जब हिजरत की पाकिस्तान की तरफ, तो हमारे जो आबाओ अजदाद थे उन्होंने मुस्लिम बहनों बेटियों के सरों को ढांपा और उनको छत दी, उनको खाना दिया और उनको अपनी जमीनों में से हिस्सा दिया ताकि वो अपना रोजगार कमा सके और अपने आप को रीबिल्ड कर सके। आज देखें कि जब जड़ावाला का वाकया हुआ, हमारी माए, बहनें और बेटियां उन्होंने रात खेतों में गुजारी। तो मेरे ख्याल में ये हमारे जो नाम नहाद सिलेक्टेड लीडर है, उनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि वो चुप करके वालों में ठंडे कमरों में जाके बैठते हैं और अपने अपने लीडरान की तस्वीरें ले जाते हैं और उसके बाद 1 मिनट की स्पीच जो है वो सिर्फ अकलियतों के ऊपर करते हैं और 4 मिनट की स्पीच जो है वो अपने लीडर की तारीफों में लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि पाकिस्तान बनाने में अकलियतों का अहम किरदार है, एजुकेशन में अकलियतों का अहम किरदार है, हेल्थ में अकलियतों का अहम किरदार है और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसमें अकलियतों ने अहम किरदार अदा किया है, स्पेशली क्रिश्चियंस ने। तो मैं फिर कहूंगा कि तमाम की तमाम जो अकलियतें हैं वो इस वक्त जमहूरी कुव्वतों की सियासी गुलामी में है। जब तक हमारे मजहबी क़यादत, हमारी ये जो विंगों वाली क़यादत है, ये अपनी अपनी पार्टी से या जो उनका जुनून है उससे बाहर नहीं आएंगी, तब तक अकलियतें तरक्की नहीं कर सकती, तब तक अकलियतों को दीवार के साथ ऐसे ही लगाया जाएगा। जी शहजाद साहब, ये तो एक फैक्ट है कि एक रियासतें जितनी भी गुजरी हैं इसके ज़िया से लेके अब तक बर्बरियत, फिर वहशत, फिर दहशतगर्दी बढ़ी है। इसका मतलब है कि ये सारी रियासतें नाकाम थी। जब तक रियासत अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए इनकी मजहबी जमातों को प्रमोट करेंगी या उनको फ़रोग देने के लिए, मकसद को फ़रोग देने के लिए जो है उनका साथ देंगी, तो हमारी रियासत इसी तरह बढ़ती रहेगी और नाइंसाफियां होती रहेंगी। कानून तो मौजूद है, जैसे कानून
हमें अपने नुमाइंदे खुद इलेक्ट करने की इजाजत देता है या ताकीद करता है, फिर कानून जो झूठा इल्जाम लगाता उसके लिए भी मौजूद है। अमल दरामद इस पर नहीं हो रहा। जी, मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि जिन ममालिक में या रियासतों में कानून पर अमल दरामद नहीं होता, कानून तो मौजूद होता है, तो वहां पे जाहिर है कानून शिकन ही पैदा होंगे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या कानून की बालादस्ती होगी कि या ये जो हजूम है इस पे हम क्या कर सकते हैं? इस हजूम को जैसे हजूम जो है एक इंसान को या किसी को भी अपनी मर्जी के मुताबिक जो है तशद्दुद करता है इस तरह से, तो कानून उस वक्त जो है वो मौजूद होता है, लेकिन ये बार बार एक ही चीज की रेपिटेशन जो होती है, तो फिर इस पे क्यों नहीं सख्ती से अमल किया जाता? एक एक दफा या दो दफा उसको नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन बार बार ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं? ये शहजाद भट्टी साहब। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसके तीन पहलू हैं। सबसे पहली बात तो मैं एक इससे पहले एक बात करना चाहूंगा कि मुझे दिली अफसोस हुआ है सर कि हमारे जो मेजोरिटी पार्टी के लीडरान हैं, उन्होंने हमारे ये जो सरगोदा का वाकया हुआ है, उन्होंने हमारे साथ कोई यकजहती नहीं की। हमारी जो मेजोरिटी पार्टी के लीडरान है, जितनी भी हमारी मेजोरिटी पार्टी के लीडरान है, उन्होंने कोई भी हमारे साथ जो है अकलियतों के साथ स्पेसिफिकली कोई हमारे साथ जो है ना यगानगत दिखाई है, ना उन्होंने हमारे साथ कोई मजम्मती बयान दिया है, ना उन्होंने कोई ट्वीट किया है। तो एक वक्त में मुझे ऐसा फील हुआ, पर्सनली बता रहा हूँ, एक वक्त में मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे उन्होंने मेजोरिटी पार्टी के लीडरान ने अकलियतों के साथ लाताल्लुकी का इजहार किया है। तो ये बड़ी खतरनाक बात थी जो उन्होंने की है। इस बात की सबसे पहले हम कंडेम करते हैं और इस बात को ज़हन नशीन कर लेना चाहिए जो माइनॉरिटी विंगों के लोग हैं। ये आप देख लें, आप विंगों के अंदर रहते हैं और माइनॉरिटी अपने आपके जो लीडरान है उनकी आप झंडे उठाते हैं, नारे मारते हैं, लेकिन जब आप पे बुरा वक्त आया उन्होंने आपके लिए एक ट्वीट तक नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं, सिस्टर ने जो क्वेश्चन किया है, इसके तीन पहलू हैं सर। बिल्कुल कानून भी मौजूद है, इदारे भी मौजूद है, हमारे सारे इंस्टीट्यूशन जो है पाकिस्तान के अंदर वो काम भी कर रहे हैं। अगर वो इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान खुदा के फजलो करम से भी मरूज वजूद में है। नंबर एक। नंबर एक, सबसे पहला जो करना चाहिए वो हमारा जो इंटरफेथ हारमनी है, उसको ज्यादा से ज्यादा जो है फरोग देने की जरूरत है। और वो इंटरफेथ हारमनी ना हो जिसमें चार मौलाना हजरात आ जाते हैं, चार हमारे नाम नेहाद जो पास्टर हजरात या बिशप हजरात है वो आ जाते हैं ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने इंटरफेथ हारमनी का प्रोग्राम करना है या इसको प्रमोट करना है तो इसको इंटरनेशनली और नेशनली लेवल पे लेके आए और उसमें सियासी, समाजी, एनजीओ के लोग और हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो होने चाहिए इंटरफेथ हारमनी के अंदर। इसमें जैसे कि अभी हमारे कायदा चेयरमैन याकूब शरीफ साहब, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, बिब्लिकली भी और सियासी भी। ऐसे लोगों को इंटरफेथ हारमनी के ग्रुप के अंदर होना चाहिए। सैमसन सलामत साहब हैं, अपना आदिल गौरी साहब हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो अकलियतों के हवाले से या अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इंटरफेथ हारमनी के साथ जो है मुंसलिक होना चाहिए और ऐसे लोग को जो है वो इंटरफेथ हारमनी के साथ मुंसलिक करना चाहिए। इसके साथ हमारे जो कैथलिक के बिशप हजरात हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप हजरात हैं, ये लोग जो है इंटरफेथ हारमनी को फरोग देने के लिए आगे आए। इस तरह एक अच्छा सा गुलदस्ता बनाए और इसको मौलाना हजरात के साथ जो स्कॉलर हैं, हमारे मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो अच्छे स्कॉलर हैं, उनके साथ मिलके बैठ के इसके ऊपर डायलॉग होने चाहिए, इसके ऊपर सेमिनार्स होने चाहिए। और इसके साथ साथ हमारा जो तालीमी निसाब है, उसके अंदर भी आपको इंटरफेथ हारमनी जो करनी पड़ेगी। उसके अंदर भी आपको टेक्निकली तौर पे चीजों को अपना जो तालीमी निसाब है उसके अंदर शामिल करना पड़ेगा। आपका जो दफाई निजाम है उसके अंदर जो क्रिश्चियन या हिंदू या सिख हमारे जो फौजी, हमारे जो सिपाही जो थे वो शहीद हुए, उनको डालना पड़ेगा।
और उसके अंदर हमारे जो जैसे S.P. सिंघा साहब हैं, हमारे A.R. कॉर्नेलियस साहब हैं, हमारे जस्टिस राणा भगवान दास साहब हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे जो लेजेंड हैं, उनको उनके कारनामों को अपने तालीमी निसाब के अंदर मेंशन करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है उन लोगों को पढ़े, उनको समझे, और फिर जो है आगे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। नंबर 2, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। आपने देखा 2-3 दिन पहले चाइना कॉरिडोर के हवाले से हमारे पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में वहां से कोई डेलीगेशन आया, उन्होंने चाइना कॉरिडोर के हवाले से बातचीत की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस पे भी मुझे थोड़ा सा जो है दुख हुआ कि काश उसमें हमारा कोई, उस चाइना कॉरिडोर के हवाले से हमारा कोई माइनॉरिटीज का जो नुमाइंदा है वो भी शामिल होता। देखिए, हमें सियासी, इसलिए हम कहते हैं, चेयरमैन साहब कहते हैं कि हमें सियासी, समाजी, मजहबी, इक्तिसादी और आईनी तौर पर दीवार के साथ लगाया जाता है। लेकिन आपने देखा कि चाइना कॉरिडोर में जो मीटिंग हुई उसमें हमारा माइनॉरिटीज का कोई नुमाइंदा नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें ऐसी जब कॉन्फ्रेंस होती है या फिर कोई पाकिस्तानी कानून बनता है, तो उसमें हमारे जो माइनॉरिटीज के नुमाइंदे हैं उनको शामिल करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि हमें सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन चाहिए, ताकि हम अपने नुमाइंदे अपनी वोट की ताकत से चुने, और वो इलेक्शन जो हमारा हो वो हल्का बंदियों के साथ हो, वो पूरा पाकिस्तान उसका हल्का ना हो, पूरा पंजाब उसका हल्का ना हो। अब पंजाब में तकरीबन 37 अजला है, तो 37 अजला को जो है वो आप 10 सीटों में कन्वर्ट कर दें, तो आपका एक रेशो निकल आएगा कि एक जो माइनॉरिटी का MP है वो कितने जो है डिस्ट्रिक्ट पे या डिवीजन पे खड़ा हो सकता है। नंबर 3 जो है ऑल माइनॉरिटीज कॉन्फ्रेंस, और इसके साथ साथ NGOs और हमारे जो मजहबी क़यादत है, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ अपनी मजहबी क़यादत से कि आप लोग इंटरफेथ हार्मनी की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या आप लोग जो हमारे चर्च ऑफ पाकिस्तान है, माजरत के साथ मैं ये बात करना चाहूंगा, चर्च ऑफ पाकिस्तान है, मेथोडिस्ट है, कैथलिक है, क्या आप लोग कभी आपस में बैठे हैं? आप लोगों ने कभी आपस में कोई इंटरफेथ हार्मनी दिखाई है? हमें कलीसियाओं के अंदर ना बैठाया जाए, हमारी कौम को खुदारा एक पेज पे लाया जाए। और मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि माइनॉरिटी पीपल्स अलायंस का साथ दें, हम आपके साथ हैं, हम आपके हर हाल में, हर सूरत में जो आप बोलेंगे हम आपके साथ आपकी मदद करेंगे, और हम आपको सियासी, समाजी और मजहबी और आईनी प्रोटेक्शन भी देंगे। याकूब साहब, एक तो इंटरफेथ हार्मनी की हर कोई बात करता है, ये मजम्मत तो जरूर करते हैं, लेकिन इनको इस मजम्मत से आगे बढ़ना है। जिस तरह मस्जिदों में ऐलान किया जाता है, बागम बाग कोई ये कंफर्म भी नहीं करता हुआ क्या, वो चले जाते हैं। एक वाकया ऐसा है कि वो नाई की दुकान से उसने एक बंदे ने छुरा उठाया और घोंप दिया, जिस पे इल्जाम था, बगैर किसी कंफर्मेशन के, किसी उसमें। तो जुम्मे के खुतबे में ये ऐलान करना पड़ेगा, इनकी हौसला शिकनी करनी पड़ेगी। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप जरूर ये बताइएगा कि ये सारे, आप तो जियो का कल एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, बड़ा हर कोई इसको कर रहा है। हम बीइंग एक मसीही या आपकी सियासी पार्टी जो माइनॉरिटी पीपल अलायंस की हिकमत अमली अभी क्या है, आप जरा अपने नाज़रीन पर वाज़िया भी करें कि ये सारी बर्बरियत हो गई, फिर सियासी इंसाफ हमारे साथ है, इम्तियाज हमारे साथ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हम माशी तौर पे मुस्तहकम हों तो नहीं है। कराची के बड़ी एग्जाम्पल दी जाती हैं, लेकिन वहां पे मसला कुछ हो रहा है, ये वाला मसला नहीं। आपकी सियासी पार्टी, आप क्या लाए अमल करना चाहेंगे कि बेहतर सूरत हाल आए, सियासी भी और मजहबी, दो ज्यादा बड़े इस वक्त खतरनाक काम है जी। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दरअसल जो सबसे बड़ी जो मसला है, मैं समझता हूँ मेरी नज़र में, वो सियासी और मजहबी शऊर का है। 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान पेश हुई, तो ठीक 7 सालों के बाद पाकिस्तान वजूद में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त की जो क़यादत थी, उन्होंने 7 साल में इतनी मेहनत की कि वो पाकिस्तान वजूद में आया। लेकिन वहां हमारे नुमाइंदे भी मौजूद थे, बुजुर्ग
SP सिंघा साहब भी थे। लेकिन मैं समझता हूं माजरत के साथ, वो उन्होंने वोट तो दिया, पाकिस्तान भी वजूद में आया, लेकिन जो जद्दोजहद उनको करनी चाहिए थी वो जद्दोजहद हुई नहीं। और यही वजह है कि इन 76 सालों में हमारी जितनी भी लीडरशिप आई है, उन्होंने सिर्फ 4 से 5 साल की सियासत की है। और वो प्लान ये करते हैं, 4 साल 5 साल वो गवर्नमेंट में रहते हैं, और फिर अगले 5 साल के लिए वो प्लान ये करते हैं कि हमें आगे सियासत में किस तरह जाना है, आगे सीट किस तरह लेनी है। तो यहाँ जो इंडिविजुअल सियासत है या इंडिविजुअल एफर्ट्स है, वो बहुत बड़ा जो मैं समझता हूँ इशू है। तो लीडरशिप का यहाँ जो है वो मसला है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें इसके लिए इत्तेहाद करना पड़ेगा। और खास तौर पर हमारी, जैसे पहले भी बात हुई, कि जो मजहबी लीडरशिप है उसको इस मामले में ग्राउंड में आना पड़ेगा और लोगों को ये अवेयर करना पड़ेगा। क्योंकि देखें, जब तक हम डरते रहेंगे तो हमारे फैसले कोई और करेगा। वक्त आ गया है कि हम अपने फैसले खुद करें। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि देखें, हम जब सड़क के ऊपर बात करते हैं तो उसका कुछ असर और है। हमारे यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम ये है, मैं सिर्फ जो मसीही कौम की जो बात कर रहा हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ एक कम्युनिकेशन गैप है बहुत बड़ा, जो रिलीजियस और मजहबी और सियासी लोगों के दरमियान है। पहले तो इस गैप को खत्म करना चाहिए, और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम अपने नौजवानों पे काम करें, अपनी खवातीन पे काम करें। और ये पहली दफा है कि मिनॉरिटी पीपल अलायंस में बड़ी तादाद में हमारे साथ खवातीन भी शामिल हैं जो इस जद्दोजहद में है। और हम तो इसको एक पार्टी नहीं, बल्कि हम इसको एक तहरीक समझते हैं। ये क्रिश्चियनों की एक तहरीक है जो हम लेके चल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो कानून की हुक्मरानी हो। लेकिन मुझे जो नजर आता है, यहाँ कानून की नहीं बल्कि हुजूम की हुक्मरानी है। यहाँ कानून सामने खड़ा रहता है और हजूम जो है वो अपने फैसले जो है वो खुद करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक वो सेटबैक है। तो हम चाहते हैं कि हम सिर्फ एहतजाज ना करें। और हमारा आगे जो मिनॉरिटी पीपल अलायंस का प्रोग्राम है वो ये है कि हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हम अपनी सियासी जमातों के साथ, अपने मजहबी जो लीडर हैं उनके साथ, जो NGOs काम कर रहे हैं उनके साथ भी हम राब्ते में हैं। और आहिस्ता 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 हम इसको लेके आगे चल रहे हैं। और ये पहली दफा है कि ये जो अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है वो हम पूरे पाकिस्तान में दे रहे हैं। और आज वजह यह है कि आज मैं समझता हूं इन 2-3 सालों में लोगों ने हिम्मत की है और अब बोलना शुरू किया है। और यूथ जो है वो इस वक्त जो टूल है हमारा सबसे बड़ा। और मैं समझता हूं कि हमारी इस कौम के लिए मेरा जो एक सबसे बड़ा मैसेज ये भी होगा, एजुकेशन के हवाले से भी, कि हमें ये चाहिए कि आप जो सबसे आज की जो सबसे अच्छी मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट है वो ये है कि हम अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाएं। आपके पास खाने को कम हो, लेकिन आपके जो बच्चा है उसके स्कूल के बैग की जो बुक्स हैं वो खत्म नहीं होनी चाहिए, कोई उसका बैग खाली नहीं होना चाहिए। तो एजुकेशन जो है वो भी हमारा बेसिकली मसला है। तो अवेयरनेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए हम यूथ के ऊपर स्पेशली जो इसको फोकस किया है, ताकि हम लोगों को बताएं। असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो हमारी कौम है उसको पता ही नहीं कि असल मसला है क्या। हमें इस सिस्टम ने जो उलझा के रख दिया है, पानी, गैस, गटर, इसके अंदर जो बुनियादी मसले हैं सिर्फ उनके अंदर, असल मसला क्या है उस तरफ अभी तक हम आ ही नहीं रहे। अब देखें, तौहीन मजहब का ये जो बहुत बड़ा एक इश्यू है, इसमें आए दिन हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग जो है वो मारे जाते हैं। तो जब तक हम इस पे कोई प्रॉपर काम नहीं करेंगे, हम आपस में मिल के नहीं बैठेंगे। अब जरूरत इस बात की है कि हम कौम बने। और मैं समझता हूं कि इसकी जो बड़ी वजह है वो इस मुल्क का सिस्टम है। जब तक मैं 22 जब जुदागाना खत्म हुए तकरीबन 22-23 साल हो गए, और इन 22-23 सालों में जो एक ऐसा जमूद तारी हो चुका है कि उस जमूद की वजह से लोग जो है वो डरे हुए हैं। हमारा जो नौजवान है वो बजाय काम करने के वो सियासी पार्टियों की चमचागिरी कर रहा है। और जहां सियासी पार्टियों की नौजवान चमचागिरी शुरू कर देते हैं, यकीन करें वहां इनकलाब नहीं, वहां गुलामी आती है। तो हम इस गुलामी के खिलाफ जो है वो खड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि हम अपनी कौम को एक करें, कौम को कौम बनाएं। क्योंकि जब तक हम कौम नहीं बनेंगे, एक दूसरे का दुख और दर्द महसूस नहीं करेंगे, हम आगे जा नहीं सकते। पिछले 76 सालों में आप देख लें कि हम जितने भी इंडिविजुअल तौर पे मुख्तलिफ पार्टियां जो काम कर रही हैं, तो इसलिए जरूरी है कि लोग आए, हमारे साथ मिलें। और बल्कि मैं कहता हूं कि हम खुद लोगों को साथ मिलेंगे। हमने अक्टूबर में यूनाइटेड मिनॉरिटी कॉन्फ्रेंस का भी इनकाद किया, और उसमें मुख्तलिफ पार्टियां, NGOs वगैरह सारी शामिल हुई। और उसमें हमने यही पैगाम दिया था
कि हमें जो है वो एक साथ खड़े होने की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने फैसले खुद करेंगे, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप पहचाने नहीं जाएंगे। और मैं समझता हूं कि आपकी जो पहचान है वो छोटी हो या बड़ी हो, पहचान आपकी अपनी होनी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी पहचान बनाएं, और वो पहचान उसी वक्त होगी जब हम बोलेंगे। क्योंकि देखिए, इस वक्त जो हमारे जो डम्मी और लोग असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ ये डम्मीज हैं, ये क्लर्क हैं, क्लर्क हैं, पार्टियों के मुंशी हैं जो ये काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि जो हमारे एक वो थे खलील जार्ज साहब, जब उन्होंने बात की तो उनको बड़ी बुरी तरह से जो है वो वहां पर झाड़ दिया गया और उनको कहा गया कि बैठे आप कराची सीट पे आए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए एक अलार्म है, ये अलार्मिंग पोजीशन है। हमें अब समझ जाना चाहिए कि हमारी औकात क्या है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम तमाम पार्टियों से और वो तमाम अरबाब इख्तियार से ये चाहते हैं कि हम अभी सिस्टम की तब्दीली की बात करें। और देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो किसी सियासी पार्टी से नहीं है, किसी फौज से नहीं है, या हम मुल्क के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम तो इस मुल्क के शहरी हैं। हम कोई महाजर तो है नहीं जो बाहर से आए हैं, और इस मुल्क में हमने रहना है। यहाँ बहुत सी लोग, बहुत से खुद साख्ता दानिश्वर भी पैदा हो गए हैं, जिस तरह दोस्त बात कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं जी हमें काफिर करार दे दिया जाए, कुछ कह रहे हैं हमें मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए, कुछ लोग ये कहते हैं हमें असला उठा लेना चाहिए। देखिए, ये हल नहीं है। हल ये है कि हम एक कौम बने, और जब आप एक कौम बनेंगे, आपको तस्लीम किया जाएगा, आपकी हैसियत को तस्लीम किया जाएगा। इस सिस्टम ने हमें कौम तो क्या, हमें बरादरी भी नहीं रहने दिया। हमें इन्होंने क्रश कर दिया। हम एक ग्रोह, एक ग्रुप, एक हजूम की सूरत में बने हैं। जितनी पार्टियां हैं उतने हमारे ग्रुप हैं, और ये सारे ग्रुप जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों के साथ चलते हैं। और मैं कहता हूं, अक्सर कहता हूं कि ये जो मिnority विंग्स के अंदर जो विंग्स हमारे बने हुए हैं, आप पार्टियों के जो एजेंडे हैं उनमें विंग्स के लिए कुछ भी नहीं है। और किसी को आप कॉपी पेंसिल दें, किसी भी मिnority विंग वाले को, उनको बोले को दो चार लिख के दें, पॉइंट लिख के दें कि उन्होंने आपके लिए किया क्या है। हम सिवाय नारे मारने के, देखिए अगर सियासत में से हम खिदमत को निकाल दें, ठीक है, हम कानून साजी को निकाल दें, तो बाकी तो सिर्फ नारे रह जाते हैं। तो नारे तो हम पिछले 76 सालों से लगा रहे हैं। तो अब जरूरत इस बात की है कि हम एक साथ बैठें, इत्तेहाद कायम करें, और लोगों को, और खास तौर पे हमारे जो रिलीजियस लोग हैं, मजहबी क़यादत है, उसको आना चाहिए। और मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि हम जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम कर रहे हैं, अवेयरनेस के ऊपर कर रहे हैं, और कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। हाल ही में हैदराबाद भी गए, ठट्ठा में भी गए, और अभी हमारा लाहौर का भी प्रोग्राम है, मुख्तलिफ इलाकों में जाने का प्रोग्राम। तो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। असल में अभी तक लोगों को जो पार्टियों के शहर से नहीं निकले। और आप यकीन करें, इस वक्त हमारी पोजीशन ये है कि हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह इस मुल्क में काम कर रहे हैं। और उसका जो असर है, मैंने इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ताज हैदर साहब से मुलाकात की। तो आप यकीन करें कि उनको भी सिस्टम का पता नहीं था कि इस वक्त हम वोट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे। मैंने उन्हें कहा कि सर, हम तो वोट डाल ही नहीं रहे। तो कहने लगे नहीं नहीं, आपके लोग तो वोट डाल रहे हैं। मैंने कहा वो पार्टीज के वोट हैं, वो तो आपको वोट जाते हैं। और असल में जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो मैं कहता हूं कि जो मुआशी दहशतगर्द हैं, वो उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों को घेरा हुआ है, और वो अपना सरमाया इस्तेमाल करते हैं अपने मुफादात के लिए, और फिर उसकी रिकवरी करते हैं। मैं इन मुआशी दहशतगर्दों को जो असम्बलियों में बैठे हैं उनकी भी मजम्मत करता हूं, और उसका हल सिर्फ यही है। और इसी तरह जब मैंने उनसे बात की डिटेल में, तो उन्होंने हमसे ये वादा किया कि ठीक है, हम इसको आगे लेके चलेंगे। अब देखें, 20 नंबरों की मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मौलाना चित्राली जो असेंबली थी, पिछली वाली असेंबली, तो वहां हमारे एक नुमाइंदे ने 20 नंबरों की बात की, तो उन्होंने लिटरली ये कह दिया कि देखें, चूंकि बाइबल मनसूख हो गई है, तो इसलिए ये 20 नंबर आपको मिल नहीं सकते। तो मैं कहता हूं कि इस वक्त जो सिखाने वाले हैं उनको सिखाने की जरूरत है, उनको पता ही नहीं है। तो लैक ऑफ एजुकेशन भी है। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि जो इस्लामी उल्मा है और मसीही उल्मा है, वो मिल के आपस में बैठें, और खास तौर पे इन चीजों को मैं तो समझता हूं कि आइंदा आने वाले सिलेबस में शामिल करें। इन चीजों को जिसमें अदम बर्दाश्त के ऊपर खास तौर पे हो, और मजाहब के ऊपर हो, हजूर की जो तालीम है, जो अस्वा हसना है, उसके ऊपर बात हो। एक बाकायदा सिलेबस के अंदर ये चीजें शामिल होनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो इनको सीखें। अब देखिए, हम तो ये सिखा रहे हैं कि आप आए, माले गनीमत समझे और जूते लूट के चले जाएं। हम अपनी कौम को सिखा क्या रहे हैं
क्या आप लूटमार करें, लोगों के घरों को जलाएं? तो मैं समझता हूं कि ये जो कानून है 295C का, इसका जो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो खुद जो मेजॉरिटी है उनको भी है। हाल ही में जो कत्ल हुआ, जो नौजवान बंदा था वो, तो उसको भी आप देखें किस तरह मार दिया गया। तो लोग जो है वो रियासत की रिट को खुद जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हमारी तो मिनार्टी के जो हम लोग हैं, और मुझे बड़ा इस बात का अफसोस है और इस बात की मैं मजम्मत करता हूं। मैं उसका नाम तो नहीं जानता जिसने उन्हें कहा कि ये मांगी हुई सीट है और यहाँ आगे आपका कोई बोलने का ये राइट नहीं है। बलूचिस्तान तो मैं समझता बलूचिस्तान हूं कि असम्बली ये में जी, वाक़या हुआ। बलूचिस्तान जी, असेंबली में मैं समझता जी, हूं कि ये हमारे मुंह पर तमांचा है। और अब हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी जरूरत क्या है। हम जरूरत सिर्फ ये समझते हैं कि हमारी गटर लाइन ठीक हो जाए, हमारा पानी आना शुरू हो जाए। देखिए, ये जो गुलामाना जहन है, इसको हमने इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जी, और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा तमाम पार्टियों के लिए। अभी हमने, और ये देखें, ये जो 295C है, इसका जो शुरुआत है ये तो 97 से शुरू हुआ ये सारा सिलसिला। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये 97 से नहीं शुरू हुआ। ये 5 जून 1975 ईसा नगरी से शुरू हुआ। ईसा नगरी कराची से, वहां पर 3 शहीद हैं। वहां भी ये इशू था कि बगैर देखे जो है वहां पर इस बात को शो किया गया कि लोगों ने मस्जिद पर हमला कर दिया। और वहां एक सब्जी मंडी है, वहां से लोग आए और उन्होंने आके बस्ती के ऊपर अटैक किया और हमारे 3 लोग जो है वहां पर शहीद हुए। तो मैं समझता हूँ ये लैक ऑफ एजुकेशन है। और वो लोग जो लोगों को सिखा रहे हैं, उनको सिखाने की जरूरत है। तो उसके लिए जरूरी है कि उलमा कराम और मसीही उलमा है जो वो भी बैठें और इसके लिए कोई सोल्यूशन निकालें, कोई सिलेबस तैयार करें जो आने वाली नस्लों के लिए हो। वरना इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, देखिए, मजहब का असल में हो ये रहा है कि इस मुल्क के अंदर अपने मुफादात के लिए इशराफिया जो बैठी है, अपने मुफादात के लिए मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करती है। और ये मजहबी कार्ड जो है ये बहुत पुरानी गेम है, चल रही है। तो ये मजहबी कार्ड बड़ा खतरनाक है। जब भी किसी को मैं समझता हूँ कि अपनी जातियात के लिए कोई फायदा नजर आता है, तो वो उस मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करता है। तो मैं समझता हूँ कि आज जरूरत इस बात की है कि ये जो आप देखें कि ये जो इस वक्त जो क्राइम हो रहा है इस वक्त, वो कंप्रोमाइज क्राइम वो है। अभी हाल ही में जब नजीर मसीह का जो प्रोग्राम हो रहा था, इसके सोइम का जो प्रोग्राम हो रहा था, तो वहाँ हमारे एक दोस्त है, वहाँ के नुमाइंदे भी हैं। तो वो वहाँ पर जो अदारे हैं या जो पुलिस है उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो उसकी तारीफ कर रहे थे और घर वालों को मुबारकबाद दे रहे थे कि आपको मुबारकबाद हो कि आपका जो बंदा वो शहीद हो गया। और वो बाइबल की हिस्ट्री बता रहे थे कि जितने भी रसूल थे वो भी सारे इसी तरह शहीद हुए। मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं बिल्कुल कलाम की इज्जत और एहतराम करता हूँ, लेकिन आप ये भी सोचें, कलाम में ये भी लिखा है कि कबूतर की तरह अगर आप मासूम रहें तो सांप की तरह होशियार भी रहना आपको। तो जी। आप में जो सांप की तरह हुँ। जरूरत इस बात की है कि हम होशियार भी रहें। ये बेबसी बेबसी है। आप जी, आपका नुकसान भी हो गया और आप दूसरा वो शहीद कहकर आप जुल्म को जो है वो तस्लीम करते देखिए, हो। मैं कहता हूँ ये जो जी, जबरदस्ती कि हम शहीद हमें किया जा रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, जबरदस्ती शहीद जो बिल्कुल। हमें बनाया जा रहा जी, जी। है। जी, आसिफ नज़ीर साहब, तजर्बा, काफ़ी तजर्बा आपके अंदर भी, और हमारे चेयरमैन ने बड़ी खूबसूरत बातें की। और मेरा ख्याल है इतनी खूबसूरत इतनी बातें हो चुकी हैं। अब आप क्या कहते हो, क्या करना चाहिए? एक तो मैंने कहा कि ये जो उलमा कराम मजम्मत तो करते हैं, ठीक है, इनको आगे बढ़ना है। उनको भी, हमारे उलमा को भी यहाँ पे ऐसे ही होता है कि हम कहते हैं ना, रंग लाएगा शहीदों का लहू। अब क्या करना चाहिए? आप क्या नौजवानों को, आपकी जिंदगी का इतना तजर्बा है, सारे इलेक्शन भी देखे, ये भी देखा, वो प्यार मोहब्बत भी देखा, मैंने तो वो भी जमाना देखा जब मेरे पड़ोसी या दूसरे कहते थे कि आप हमारी शादी में क्यों नहीं आए, दूसरी कौम। आज अगर हमारी ये हालत है तो उसके उसके पीछे एक बहुत लंबा चौड़ा एक बैकग्राउंड है। यानी डर की हालत में रहना, यानी किसी एक शख्स को आपने बहुत ज्यादा यानी कि तरजीह दे देना, ये इस तरह की चीजें हैं जो मेरा ख्याल है हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अब पिछले दिनों जैसे कि कुछ लीडर्स थे जिन्होंने यानी कि कुछ खास जगहों पे यानी इस तरह बयान किया या कुछ इस तरह के मेरा तो ख्याल है कि मेरा ख्याल प्रोटेस्ट था शायद। प्रोटेस्ट इस तरह का था कि कुछ बीच में कुछ मौलाना हजरात भी आए हुए थे और उनके साथ मिलकर वो प्रोटेस्ट किया जा रहा था। मैं उसका बैकग्राउंड इस तरह समझता हूँ कि वो डर की वजह से इस तरह करते हैं।
यानी आपको डर किस बात का है? ये आप खुल के क्यों नहीं कह सकते? आप उनके अलावा यानी कि आपकी अपनी कौम जो है वो काफी है, और वो एक मेच्योरिटी अभी चले फिलहाल, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उसकी तरफ जाए। और ये कोई टाइम दूर नहीं है कि कौम में मेच्योरिटी जो है ना वो बहुत जल्द आ जाएगी, क्योंकि इन हालात के बाद यानी कुछ तो हमारी स्ट्रगल भी होगी, और कुछ ये हालात जो है ना वो इनको सिखाने पे मजबूर करते हैं। और बहुत जल्द यानी ये मामला जो है ना वो सीधे होना शुरू हो जाएंगे। और पहले जैसे कि चेयरमैन साहब ने हमें बताया है कि यानी इसका एक ही हल है, मिनॉरिटी पीपल अलायंस शुरू से लेके अब तक, यानी हमने ये सारी चीजें जो है ना वो पहले से क्लियर कर दी थी कि यानी ये सारे मामला जो है ना हमारे हमारे अपने वोट के जरिए से ही हल होंगे। बाकी और कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसा जादू नहीं है कि आप फूकेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर जो दूसरे लोग जो आपके आइडियाज डिफरेंट टाइप के देते हैं, वो सारी चीजें जो है ना वो बेमकसद है। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, यहाँ इस मुल्क को हम छोड़ के ना तो जा सकते हैं और ना ही इस तरह की कुछ तवक्का रख सकते हैं। ये मुल्क, मैं मेरा ख्याल है पिछली टॉक में भी आपको मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम में मैंने बताया था कि ये मुल्क जो है ना वो आइडियल है रहने के लिए। मसला सिर्फ ये है कि आप यूनिटी पैदा करें, और इसके अलावा जितनी आपकी यूनिटी यानी कि बेहतर होगी, आप यानी कि एक तरह से यानी क्या कहना चाहिए कि बेहतर तरीके से बात करने वाले होंगे, बेहतर तरीके से कानून को समझने वाले होंगे, आपकी एजुकेशन बेहतर होगी, तो किसी के साथ बात यानी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। जो आपके ये इन्वायरमेंट चल रहा है इसको बेहतर तरीके से असेस कर सकेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप यानी कि आपको किसी चीज की जरूरत पड़े। थैंक यू। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। अभी भी ये सारा कुछ मामला तो होते हैं, कितनी हमने स्ट्रगल है, कितना करते हैं, फिर भी लोग अभी भी उस पे रुके हुए हैं कि यही सिस्टम जो मौजूदा चल रहा है यही ठीक है। बड़े सारे लोग अभी, बड़े सारे चैनल हमारे हैं जो इसी को प्रमोट लगे हुए हैं कि ये जो सिस्टम है ये ठीक है। तो हम उनको कैसे हम मुतमईन कर सकते हैं कि ये कहते हैं जी यही सिस्टम ठीक है, उनके पीछे उनका क्या मफादात आपको नजर आता है? जी, बात ये है सर कि हाल ही में एक मीटिंग हुई कुछ दोस्तों की, एक बड़े पार्टी लीडर से, और उसमें उन्होंने उनकी जो एनजीओ थी, कुछ एनजीओ के दोस्त थे, कुछ विंग के दोस्त थे, और कुछ जो थे वो मजहबी दोस्त थे। तो बिहाइंड द सीन हर एक बंदे ने, खासकर स्पेशली जो एनजीओ वाले थे, क्योंकि एनजीओ के अकाउंट्स जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में फ्रीज है, तो उन्होंने उस लीडर से ये बात की कि हमारे एनजीओ के अकाउंट्स जो हैं वो अनफ्रीज कर दिए जाए। इसी तरह किसी ने क्या बात की, क्या बात की, क्या क्या बात की। कहने का मतलब ये है कि उनके उस मीटिंग में जो बिहाइंड द सीन उनके जो चीजें थी, वो उनका पर्सनल जो था ओपिनियन था, या जो उनकी पर्सनल प्रॉफिट था, उसके हवाले से उन्होंने बात की। मेरे ख्याल में उस मीटिंग में कोई माइनॉरिटीज के हवाले से या फिर अकलियतों के हवाले से कोई प्रॉपर बात नहीं हुई। और मैं उन दोस्तों को बता देना चाहता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि कायदे मोहतरम हमारे साथ मौजूद है, हमारी पार्टी की क्यादत मौजूद है, कि माइनॉरिटी पीपल्स अलायंस पाकिस्तान अब पीछे नहीं हटेगी इस बात से जब तक हमारी जान में जान है, क्योंकि हमें ये सिलेक्टेड नुमाइंदे काबिल कबूल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एक बड़ी खतरनाक बात आप कह लें या अफसोसनाक बात कह लें, कल ही एक बिशप साहब का मैसेज मैंने सुना, और वो बड़े अच्छे बिशप हैं, कराची में रहते हैं, और उन्होंने बड़ा दिल अफसुर्दा होके ये वॉइस मैसेज किसी ग्रुप में डाला कि हमारे साथ अकलियतों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, हमारे मसीहियों को सदुपयोग किया जाता है। हमारा अगर कोई एसी असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर या कमिश्नर बन जाता है तो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो फिर क्यों ना हम कोई ट्रक करवाए, बसें करवाए, और फिर बलूचिस्तान जाए, बलूचिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर लगता है, तो फिर हम वहां पे जाके खैमा बना के बैठ जाते हैं, ताकि हमारा फैसला हो जाए कि हमें इधर पाकिस्तान में रहना है या नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा एक मजहबी बिशप साहब कह रहे हैं। तो अब जब मजहबी बिशप साहब इस तरह का सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, और हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, ताकि हम सियासी, समाजी, मजहबी और इक़्तिसादी तौर पर और आईनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मजबूत हो सके। क्योंकि हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी टैक्स पेयर हैं,
और पाकिस्तान बनाने में हमारा भी उतना ही किरदार है जितना मेजोरिटी का किरदार है। तो ये तो बिल्कुल अजीबोगरीब किस्म की बात है कि जो लोग ये कहते हैं कि ये निज़ाम ठीक है, ये बिल्कुल निज़ाम आईनी तौर पर ठीक नहीं है। अगर आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वहां पे आर्टिकल 220 से लेके 226 तक ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई है कि हम अपने नुमाइंदे अपने वोट की ताकत से चुन सकते हैं। अगर आप आर्टिकल 41, 42 देखें तो वहां पे माइनॉरिटीज के हवाले से सारी चीजें हैं। अगर आप आर्टिकल 25 से लेकर 35 तक देखें तो वहां पे भी माइनॉरिटी के हवाले से सारी चीजें दी गई हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ये निज़ाम चेंज नहीं हो सकता तो बिल्कुल वो लोग गलत कहते हैं। ये निज़ाम चेंज हो सकता है क्योंकि ये निज़ाम जो था एक ऑर्डिनेंस के जरिए आया था जब परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। तो कोई भी ऑर्डिनेंस जो होता है उसकी म्यार जो होती है, उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 6 महीने तक होती है। तो मेरे ख्याल में ये फेक लीडर है, ये फेक अकलियतों के नुमाइंदे हैं जो पार्लियामेंट में जाते हैं और ये बहुत हमारे माइनॉरिटी के साथ और क्रिश्चियन के साथ ज्यादती है कि हमारे फेक लीडर को पार्लियामेंट के अंदर बिठाया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टीज की बात करते हैं और अकलियतों की बात नहीं करते। शहजाद साहब, ये कौमी दायरे का रोला, ये रोना शुरू हो जाते हैं। कौमी दायरा क्या? अब हम कौमी दायरे में हैं। देखिए, कौमी दायरा ये नहीं होता कि खाली हम वोट लेके असेंबली में जाएंगे तो हम कौमी दायरे में जाएंगे। यही कौमी धारा है कि जब आपको हर जगह पे बिठाया जाए, आपको प्रेसिडेंट से लेके, प्रेसिडेंट तो नहीं खैर बन सकता आइन के मुताबिक की जो बराबरी का हमारा कह लें कि बराबरी का हर जगह पे आपकी तकसीम बराबरी के हवाले से हो। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। जी। तो आप मुझे ये बताएं कि कहाँ पे हमें बराबरी के लेवल पे बिठाया जाता है, बराबरी पे बिठाया जाता है। मेरे ख्याल में मैंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी अभी थोड़ी देर पहले कि हमें तो अभी तक हमारी एक्सेप्टेंस ही नहीं है। कौमी दायरा तो बहुत दूर की बात है, अभी तक तो हमारी एक्सेप्टेंस ही नहीं है। हमारा कोई फिर मैं वही एग्जांपल दूंगा कि हमारा कोई असिस्टेंट कमिश्नर बनता है, डिप्टी कमिश्नर बनता है, हमारा कोई ईडीओ बनता है, हमारा कोई एसपी डीएसपी बनता है, तो नीचे वाला अमला जो होता है वो कह रहा था ये चूड़ा बैठा हुआ है, इसकी क्या सुननी है। तो सबसे पहले तो जिस तरह चेयरमैन साहब ने बात की है कि निसाब के अंदर ये चीजें लाई जाएं ताकि हमारी सबसे पहले एक्सेप्टेंस हो, और जब हमारी एक्सेप्टेंस होगी तभी हम कौमी दायरे में शामिल हो सकते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया। और मैं इससे पहले रियासत साहब आपकी तरफ आऊं तो 2 शहीद हुए हैं हमारे कल। एक बरूदी सरून से टकरा गई गाड़ी, एक सिपाही थे, एक दूसरा था। तो हम उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि आर्मी में 2 हमारे कल 2 शहीद हुए हैं। रियासत साहब, क्या ये जुदागाना हमारे मसाइल का हल है? फिर एक और बताएं कि तीसरा भी सिस्टम कहा जाता है दोहरे वोट का भी, कि दोहरे वोट का ये है कि समझ आती है कि एक आप मुस्लिम को दें, एक अपने नुमाइंदे को दें। तो यही मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे मसाइल का हल क्या जुदागाना इंतखाबात हमारे मसाइल का हल है? हो जाएगा? आपको पक्का यकीन है कि हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? जी देखिए, जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि जो हमने 20-25 साल जो जुदागाना इलेक्शन में गुजारे हैं, और ये जो 20-25 साल गुजारे हमने इसमें मखलूत इलेक्शन में, हम अगर इसका कोई जायजा पेश करें तो आपको खुद ही ये वाज़ेह हो जाएगा कि हम हमारे लिए कौन सा सिस्टम जो है वो सही है। क्योंकि जुदागाना इलेक्शन में जो हमारे नुमाइंदे होते थे, मेरा अपना 20-25 साल का या 30 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने दोनों तरह के जो सिस्टम है उनको एनालाइज किया है, और मैंने पूरे सूबे को ये चलाया है जुदागाना इलेक्शन में। तो मेरे ख्याल में तो जुदागाना इलेक्शन में हमने जितने लोगों के काम किए हैं, जितने लोगों को सहूलतें दी हैं, जितने हमने उसमें आईनी तौर पर हमने काम किया है, आपको पता होगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ 2 करारदादें पास हुई हैं क्रिश्चियन लोगों के लिए, स्पेशल, जिनको हम कह सकते हैं कि क्रिश्चियन लोगों के लिए आइन साजी हुई है। शनाख्ती कार्ड की सूरत में जो कॉलम था उसके लिए थी, जो कि यहाँ पे सिंध असेंबली में हमने सलीम खोखर साहब की क़यादत में, हमारे जो यहाँ पे नुमाइंदे थे माइकल जुबैर साहब और सलीम खोखर साहब, प्लस जो हमारे दूसरे अक़लीती नुमाइंदे थे,
उन्होंने मिलकर सलीम खोखर साहब की क़यादत में एक करारदाद यहाँ पे पास करवाई थी। और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जब एक सूबा करारदाद पेश कर देता है तो वो फिर आइन नहीं बनता। इसी तरह जब हमारे जो तालीमी अदारे वो लिए गए थे, नेशनलाइज किए गए थे, तो उस वक्त भी हमारे यहाँ सिंध असेंबली में सलीम साहब ने एक करारदाद पास करवाई थी ताकि ये हमारे जो अदारे हैं उनको वापस किया जाए, और वो खुदावन के फजल से वो सारे वापस हुए। मैं समझता हूँ कि ये 20 साल से 22 साल से जो ये निज़ाम हमारा चल रहा है, सिलेक्टेड सिस्टम, कोई एक हमें वाकया बताए कि कोई इसमें हमें कोई 16-17 ग्रेड की कोई नौकरी मिली हो, कोई हमारा कोई काम हुआ हो, कोई हमें बजट में पैसे रखे हो हमारी कम्युनिटी के लिए, कोई हमारे लिए आईनी तरमीम की गई हो, उसको देख लें और इसको देख लें। और जो लोग जो दोस्त कहते हैं कि ये कौमी धारे में वो आ गए हैं फलां ढमका है, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि जब हम जुदागाना इलेक्शन में तो हमारा दूसरा ये सिस्टम खत्म हुआ तो हमारे कितने दर्जे हैं, क्योंकि हमारी जो एक्टिव पार्टियां सियासी वो हर तकरीबन 15-16, तो अब हर पार्टी में हमारे बंदे उसमें हैं। तो अब हमारा कौन सा दर्जा है? हमारा तो कोई दर्जा रह ही नहीं गया, कोई 15-16 दर्जे के हम लोग, तो हमारा वो दूसरा ही दर्जा जिसमें कम से कम कुछ हम अपने काम करवा लेते, कुछ हमारी पहचान थी, जो आईनी हकूक थे वो मिल रहे थे। इसी तरह जब ये मुख्तलिफ आपको पता है कि ये शुरू से ये जो वाक़यात होते हैं और ये हमें गवर्नमेंट में होते हैं ज़्यादा, और जब ये नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो सब इस पे ही होते हैं। तो ये क्या जो नून लीग के हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने कभी अपने लीडर से बात की है कि भाई ये क्यों होते हैं? लेकिन जब ये जुदागन इलेक्शन था तो उसको जरूर नवाज शरीफ से या दूसरे तीसरे जो लीडर थे उनसे बात करते थे कि भाई ये क्यों हो रहा है। अभी भी ये जितने भी हमारे वाकया ये 2-3 जो रिसेंटली हुए हैं, आप यकीन करें कि हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं सिलेक्टेड हैं, उन्होंने कभी भी असेंबली में ये बात नहीं की, कभी उन्होंने अपने जो लीडर हजरात हैं और हेड हैं पार्टी के उनसे बात नहीं की। एजुटेशन करना कोई उनका काम तो नहीं है, एजुटेशन करना तो आवाम का काम है। उनका काम है कि भाई वो असेंबली में बात करें, जो अपने लीडरशिप है। अच्छा, वो दोहरे वोट की जरा बात कीजिएगा कि दोहरे वोट का भी तो आइडिया है ना। जी जी सैमसन भाई, मैं तो समझता हूँ कि ये दोहरी मुसीबत है हमारे लिए। उसकी वजह ये क्या है? उसकी वजह ये है कि जो वहां पे इलाके में नुमाइंदा होगा पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, दूसरे तीसरे का, वो हर पार्टी एक अपना नुमाइंदा खड़ेगी, एक क्रिश्चियन नुमाइंदा खड़े करेगी, एक वो देव खड़ा करेगी। तो आया हमारी कौन कहाँ से खड़ी होगी? वो तो फिर बट गई टुकड़ों में। तो दोहरा जो हमारी माइनॉरिटी पीपल अलायंस की नजर में वो तो दोहरी मुसीबत है। उसको जो हम फजूल में जो है ना एक मुसीबत से एक गड़े से निकल के दूसरे गड़े में। बहुत शुक्रिया। इजाजत लेने से पहले सुन लेते हैं ग्लैडस, क्योंकि कॉलमिस्ट भी हैं, क्राइम रिपोर्टर भी हैं और काफ़ी सारे अखबारात और बहुत सारे चैनल के साथ काम कर चुकी हैं। तो मैं मुख्तसर ये पूछूंगा, ग्लैडस, आप क्या सोचती हैं कि ये सारे दो हमारे पास आज आए हैं, इलेक्शन सिस्टम भी आया और इंतहा पसंदी है, तो आप क्या सोचती हैं कि कैसे हल किया जा सकता है? जी थैंक यू। ये इसका सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो सिलेक्टेड है। हमें जो क्रिश्चियन कम्युनिटी या जो अकलियतें हैं पाकिस्तान में, उन्हें वोट अपनी मर्जी से नुमाइंदे चुनने का हक होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ये जो तशद्दुद की फिजा पाकिस्तान में फैली हुई है, इसकी वजह ये है कि हमारे जो कानून है उस पर अमल दरामद नहीं होता, और जिस रियासत में कानून पर अमल दरामद नहीं होता तो वहाँ पे कानून शिकन ही पैदा होते हैं। इसलिए कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और कानून का एहतराम होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब, एक मिनट है हमारे पास, आप क्या कहना चाहते हैं, फिर इजाजत लेते हैं। जी सर, मैं तो यही कहूंगा कि अपनी तो पहचान यही है, अपनी तो पहचान यही है। इस पहचान से पहले पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले। तो मैं समझता हूं और ये हल्फिया और कसमिया कह सकता हूं कि 1947 से लेके अब तक हमारे बेटे और बेटियों ने कभी भी इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की, ना सियासी तौर पे, ना आईनी तौर पे, ना अस्करी तौर पे। तो फिर ये हमारे साथ जो मैं समझता हूं गद्दारी
जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये क्यों है? तो इसके लिए हम बाकायदा जद्दोजहद कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जितना सियासी पार्टियों का किरदार है, उससे बड़ा किरदार आपका है। जिस तरह आप मीडिया के ऊपर पूरी दुनिया में इस मैसेज को आगे लेके जाते हैं, तो मैं आपको भी सैल्यूट पेश करता हूं। और अपने लोगों से फिर मुखातिब हूं, अपनी सियासी पार्टियों से, अपनी मजहबी लीडरशिप से, कि वो आगे आए, हमारा साथ दें और मिल के काम करें। और खास तौर पर 295C के बारे में दोबारा रिपीट एक बात करूंगा कि इसके लिए खुसूसी अदालतें भी बनाई जाएं, और इसकी FIR जो है वो फौरन ना काटी जाए, ना थाने में काटी जाए, बल्कि 7 दिन का इसमें टाइम लिया जाए और ये SP DSP ऑफिस में काटी जाए। और ताकि, और दूसरा ये कि उसमें मुख्तलिफ जो उलमा हजरात हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के, वो बैठ पे इसे फैसला करें, ताकि सही मायनों में जो है। और दूसरा ये है कि इस मुल्क का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, मैं कहता हूं कि वो सिस्टम ही जो है वो हमारी जो अकलियतें हैं, उनकी इज्जत का जो मैं कहता हूं बखेरा किया हुआ है, इस सिस्टम ने किया हुआ है। तो हमारा ये विजन है कि मसीहत हमारा दीन है और खिदमत हमारा मिशन है, और हम चाहते हैं कि अकलियतों को इज्जत दो। मेरा वोट मेरी मर्जी। बहुत शुक्रिया जी यकूब साहब। असल में FIR का जो सिस्टम बना हुआ है यही है कि SSP पहले तहकीक करे, कानून के मुताबिक ये सारा तय है कि ये किया जाए, फिर जाके FIR कटे। लेकिन अब क्योंकि वो लोगों के हजूम के डर से कि ये जो जिस पे इल्जाम लग जाता है, ना सिर्फ उसका बल्कि उसके पूरे खानदान के लिए जिंदगी जो है वो मुश्किल बना दी जाती है, जिसको सेव करने के लिए वो FIR काट के उसको जेल में डाल देते हैं। ये लाहौर का भी मीना उसका नाम है, में भी फिर ऐसा ही हुआ है। आजाद साहब। जी सर, थैंक यू वेरी मच। मैं क्यों ना तर्क ताल्लुक की इब्तिदा करता, वो तो दूर देश का बासी था, ना वफा करता। वो तो आया था मेरे जब्त का अंदाजा करने, मैं हंस के जख्म न सहता तो और क्या करता। पाकिस्तान जिंदाबाद, मिनॉरिटी पीपल्स अलायंस जिंदाबाद। और सैमसन भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। रियासत साहब। तूफानों ने सेंचा हमको, तूफानों ने सेंचा हमको, टकराने के आदी हैं हम। कौम जब मांगे खून की बूंदें, कट जाने के आदी हैं। थैंक यू वेरी मच सैमसन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मिनॉरिटी पीपल्स अलायंस को आपने इतना अच्छा टाइम दिया, आप हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, हमारी जद्दोजहद में हमारे साथ शामिल होते हैं। हम आपके बड़े तहे दिल से मशहूर हैं। मिनॉरिटी पीपल अलायंस जिंदाबाद। सैमसन भाई जिंदाबाद। थैंक यू। ग्लैडर साहब, आप भी में कोई शायरी करना चाहेंगे? जी हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी, मुठ कदीमों इस दुनिया ते, दो कबीले वसदे आए ने, एक जिन्हाने जहर ने पीते, एक जिन्हाने प्याए ने। तो अब हमें जो ये जहर है वो मजीद नहीं पीना चाहिए। अब हमें उठ खड़ा होना चाहिए, जागना चाहिए और खुद को पहचानना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज मिनॉरिटी पीपल्स अलायंस का मौक़िफ़ सुना, वो क्या कहते हैं। बड़ा बहुत सारे ही बड़े खूबसूरत ख्यालात रखने वाले, बड़ा अच्छा विजन है। और इस वक्त अशद ये ज़रूरत है कि आप एक जगह पे, एक नज़रिए पे खड़े हों। तो हमारी कम्युनिटी का और हमारी मुश्किलात का यही हल है कि आप एक झंडे के नीचे आ जाएं, मफादात को भुला दें। क्या है, ये मुश्किल तो है। सियासत ने बहुत बड़ी मुनाफकत फैलाई है, जो हर चीज को, हर लोगों को बांट के रख लिया है। लेकिन आप एक नहज पे इकट्ठे हो जाएंगे तो बड़ा ये लोग ख्वाब देखें। अगर हम ख्वाब देखेंगे तो लोग इनकलाब देखेंगे। तो खुदा आप सबको हिम्मत और ताकत बख्शे और अपनी अमान में रखे, और इस मुश्किल वक्त में आपको कायम और दायम रखे, और आवाज उठाना आप में एक हिम्मत अता फरमाए। खौफ और आस, खुदा कहता है कि मैं तेरा तो हूँ, रखवाला हूँ, और मैं तेरी हिफाजत करने वाला, मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे बोलते हैं। तो फिर हम नारा लगाएंगे कि पाकिस्तान को वाकया ही पाक लोगों की जगह बनाए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। आमीन आमीन।